बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों जो हालात हैं वो किसके लिए मुवाफिक हैं? सियासत में अगर आगे बढ़ना है तो सियासत के लिए कौन सा नैरेटिव है? सियासत में किस ग्रुप के साथ हिमायत का ऐलान करना है और किस ग्रुप के मुखालिफ अपनी कैंपेन को चलाना है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि हमने किसके साथ इत्तेहाद करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि पंजाब के अंदर अगर किसी को टफ टाइम देना है तो मद्दे मुकाबिल कौन कौन सी जमातें हैं। वो ये भी सोच विचार में है कि जो माजी की निस्बत अब नशिस्तें निकलने की कयास आराइयाँ जारी थी उसमें हकीकत कितनी होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो निगरान वफाकी हुकूमत जो है वो मईशत को बेहतर करने के इकदाम कर रही है और अपने तई उनके बयानात ये हैं कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर करने के लिए ये जो मुल्क भर में इस वक्त क्रैकडाउन जारी है वो पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुआशी मंजरनामा जो है वो बेहतरी की जानिब अगर गामजन होता है तो उसका क्रेडिट किसी सियासी जमात के नाम पे नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत पीडीएम की थी। पीडीएम की हुकूमत में अफरात ज़र की तादाद में जिस हद तक इजाफा हुआ, अगर मौजूदा निगरान हुकूमत उस अफरात ज़र में कमी का बायस बन जाती है तो क्रेडिट पीडीएम के पलड़े में नहीं जाएगा, बल्कि उनके पलड़े में सिर्फ और सिर्फ लोगों की तरफ से इस वक्त मुखालिफत ही है। तो उस मुखालिफत को किस तरीके से कम किया जा सकता है? ये जो एक बाज़गश सुनाई दे रही है कि कुछ नई पार्टीज़ भी आएंगी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी उस बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये समझते हैं कि पार्टी एक नई बने और वो पार्टी वो वोट हासिल कर सकती है जो एंटी पीडीएम वोट होंगे। इसमें कितनी कामयाबी होगी? राना साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं वो जो वापसी के फैसले होने थे, वो जो वापसी की कयास आराइयाँ थी, जो तमाम तर तैयारियाँ थी, वो तैयारियाँ अभी मांद पड़ती दिखाई नहीं दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए असर, एक तो सबसे पहले पूरी कौम को 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। बेशक रात हो गई, रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होगा, लेकिन महीना तो बड़ा बाबरकत महीना है। और आज के दिन जो 2 वाक़यात हुए हैं ये एक बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी होकर एक दफ़ा फिर इन दहशत गर्दों का मुकाबला करेगी और पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करेगी। और आज जो हिंदू बनिए ने जो उनकी एक वेबसाइट से जो चीज़ें आई हैं कि डीएसपी के बदले डीएसपी और फ़लाँ, तो इससे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में वो क़ुव्वतें मुलव्वस हैं जो शुरू से पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती थीं, और इंशाअल्लाह इनको शिकस्त फाश भी होगी और इनका इंजाम भी इबरतनाक होगा। ये जो दहशत गर्दी का इफरीत है, हम इससे लड़ते लड़ते दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन हम दुनिया को भी बावर करवाने की कोशिश करते रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो हाथ अभी तक काटा क्यों ना जा सका? जब हमारे अपने लोग सहूलतकार बन जाए, जब हमारी मुख्तलिफ ग्रोह, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था लेकिन मैं एहतियात करता हूँ, ग्रोह उनके सहूलतकार बन जाए, जब उनके कहने पर डैम तक ना बनने दिए जाए, जब उनके कहने पर मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए लोगों की एंटी पाकिस्तान तरबियत की जाए, जब उनके कहने पर लोग जो हैं असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बकवास करें, तो फिर आप मुझे बताएं हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत पेश आएगी? जब इस मुल्क के अंदर उन्हें सहूलतकार मिल जाते हैं, जब इस मुल्क के अंदर सियासतदान से लेकर मजहबी, वो मैं मारूफ मजहबी नहीं कह रहा, आम मजहबी बने हुए पेशवा, रूहानी पेशवा जो बने हुए वो हो गए, दूसरे लोग हो गए, जब उनके कहने पर उन्हें मिल जाते हैं, उनके चाहने पर उन्हें मिल जाते हैं, उनके रकम देने पर उनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर वो ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। याद करें ज़रा आप, 3 दिन पहले एक साबिक MNA का ट्वीट, मुझे तो समझ नहीं आई उस साबिक MNA के ट्वीट के बाद उस पर पर्चा क्यों नहीं हुआ, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसे इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया गया? कब तक हम ये लाशें उठाएंगे? कब तक हमारे जवान शहीद होंगे? कब तक हमारी फौज इसी तरह करती रहेगी, यानी हिफाजत हमारी करेगी? कब तक दहशतगर्दों से लड़ती रहेगी?
अब हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है, हमने भी इसलिए देखना है कि कौन कसूरवार है, कहाँ पर कसूरवार है, किसको किस तरीके से पकड़ना है। यासर साहब, जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक हम भी इस जंग में अपने आप को शरीक नहीं करेंगे, इस जंग को जीतने के लिए उस वक़्त तक ये जंग नहीं जीती जा सकती। जब तक हम उन अनासर को बेनकाब नहीं करेंगे जो सियासी जमातों के अंदर बैठे हैं, जो मजहबी ग्रोहों के अंदर बैठे हैं, जो इलाकाई ग्रोहों के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने मुनाफिकत फैला रखी है, सुबह यसबियत का नारा लगाते हैं, जो क्राइम करते हैं, जो पैसे की खातिर अपना ईमान बेचते हैं, जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, उस वक्त तक ये काम नहीं रुक सकता। आज के दिन का मैंने मेरी सहाफ़ती हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा हुआ है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हो और उसमें आपने वो फुटेज देखी है ना जी। मुझे एक बात बताएं, क्या ये तो बड़ा पुरअमन जुलूस था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी उम्मत के लिए, चाहे वो कोई भी था, उसके रहमतुल लिल आलमीन थे। तो उनके मौके खुशी के मौके पर ऐसा होना, मैं तो सुबह से जब मैंने ये सुना, ये चीज़ें देखी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं उस वक्त से सर पे हाथ रख के बैठा था। ये क्या, उसके बाद एक मस्जिद के अंदर ये सब कुछ होना और मस्जिद का बिल्कुल नीचे गिर जाना, ज़मीन बोस हो जाना, उसके बाद हमारी फोर्सेस पर हमले होने, ये सारा कुछ क्या है। अब मेरा ख्याल है फ़ैसला कर लेना चाहिए। अब दोस्त बात क्या, अब हमें दुश्मन के हाथ काटने होंगे, अब हमें दुश्मन के सहूलतकारों के भी हाथ काटने होंगे, अब हमें दुश्मन को सहूलत पहुंचाने वालों के भी हाथ काटने होंगे और दुश्मन को सपोर्ट करने वालों के भी हाथ काटना होंगे। दुश्मन के साथ कारोबारी रुआबत रखने वालों के भी हाथ काटने होंगे। दुश्मनों को अपनी शादियों पर बुलाने वालों का भी पूछना होगा। दुश्मन मुमालिक के लोगों को अपने पास जाती मुलाजम रखने वालों को भी पूछना होगा। नहीं तो फिर कितनी देर ये सब कुछ चलता रहेगा ना। और ये सिर्फ पाक फौज का काम नहीं है, सिर्फ हमारी दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज का काम नहीं है, ये आपका और मेरा काम भी है, पाकिस्तान की सियासी जमातों का भी काम है, पाकिस्तान की मजहबी जमातों का भी काम है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का भी काम है। मैं देखूंगा ना सुबह कितनी सिविल सोसाइटी के लोग निकलते हैं बाहर एक मोमबत्ती लेकर इजहार यकजहती के लिए। मैं देखूंगा कितने लोग आते हैं बाहर। क्या आज तमाम सियासी जमातों को, तमाम मजहबी जमातों को एक टेबल पर बैठने की जरूरत नहीं है? दहशतगर्दी के खिलाफ एक दहशतगर्दी वो जिसमें जाने जा रही हैं, एक दहशतगर्दी वो जिसमें मुल्क का मुआशी नुकसान हो रहा है, और एक दहशतगर्दी वो जो हमारे इखलाक को तबाह कर रही है। इन तीनों चीज़ों पे क्या सियासी जमातों को बैठने की जरूरत नहीं है? लेकिन सियासी जमातें अपना अपना खेल खेल रही हैं। लंदन में बैठक हो सकती है, दुबई में बैठक हो सकती है, लेकिन इस काम के लिए बैठक नहीं हो सकती, इस काम के लिए कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दें सियासी मामलात को, छोड़ दें सियासी जमातों को, आज़ाद करें सियासी जमातों को, उन्हें इख्तियार दें कि सिर्फ आपने बात करनी है पाकिस्तान की, सिर्फ बात करनी है आपने पाकिस्तान की माशियत की। फिर इलेक्शन के मैदान में इलेक्शन लड़ें, जो इलेक्शन जीते उसे माने। लेकिन ऐसे वो तमाम लोग जो इस दहशतगर्दी का सबब बनते हैं, उनसे भी निपटना चाहिए। ऐसा अब आपने ऐसा सवाल किया ना, नए सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, वापसी हो रही है कि नहीं हो रही। वापसी का फैसला होगा 5 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक सारी नजरें, सारी चीजें। क्यों जहाज तैयार हो रहा है उस वक्त? नहीं, जहाज तो उनके लिए 24 घंटे तैयार होता है। जहाज पे तो जहाज तो वो अपना जाती भी कोई 50 ले सकते हैं, शुक्र अल्लाह का उन पे जहाज का तो मामला ही नहीं है। मामला तो ये है कि उन केसेस का क्या बनेगा। मामला तो ये है जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस की नज़रसानी अपील है, उस पर क्या फैसला आता है। और ऊपर से जनाब चीफ जस्टिस साहब ने खुराक तो अच्छा किया है ना परसों, ऐसा वैसा। तो उस खुराक के बाद उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि भाई आइन पर कोई समझौता नहीं, कानून पर कोई समझौता नहीं। और जब आइन और कानून पर कोई समझौता नहीं तो फिर बाऊजी को जेल तो जाना पड़ेगा ना।
काजी फायज ईसा साहब ने तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए हैं, उन्होंने हुकूमत के ऊपर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कोई पार्टी नहीं होती, हुकूमत हुकूमत होती है। उन्होंने कहा कोई जज नहीं होता, अदालत अदालत होती है, जज चला भी जाए तो वो अदालत का फैसला है, किसी जज का फैसला नहीं है। तो उन्होंने तो कुली तौर पर कहा, उन्होंने कहा एहतसाब ये नहीं होता कि एहतसाब आप किसी का करें, एहतसाब करना है तो सभी का करें, मेरी ज़ात का करना है तो मेरी ज़ात का करें। तो वो बहुत खुले पैगाम दिए हैं। तो बस फिर आप अंदाजा फिर बहुत जो बेचारे यहाँ से क्यों सी पहली खबर ले, तो यासर साहब तारी आप जानबूझ के ऐसा करते हैं या क्या बात है? मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं, खुद आप कहते नहीं, आप खुद इसलिए नहीं कहते कि आप पता नहीं क्यों नहीं कहते, लेकिन मैं आपको चले बताए ना भाई यार 4 साल से आपकी मेरी गुफ्तगू जारी है ना इस मौजूद पर? जारी है जी। आप अब 4 साल से आपकी मेरी यही गुफ्तगू जारी है, आपके दिल में फिर मोहब्बत जाग पड़ती है और फिर मेरे मुंह से आप कोई ना कोई लफ्ज़ कहलवा देते हैं, अगले दिन सारे मेरे पीछे बढ़ जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं राणा साहब से सवाल का जवाब लिए। मैं तो लोगों की राय आपके सामने रखता हूँ, बुनियादी तौर पे मेरी ज़बान जो है वो लोगों की तर्जुमानी के ऊपर इस वक्त ज़ाया हो रही है। आज तो राजा रियाज ही लगे आप। हाँ बिल्कुल राजा रियाज जैसा स्टाइल है आपका, हमसाए जो है आप उसके। और कोई बात पानी नहीं, एक शहर एक शहर का पानी भी है ना। बात यह है कि यासर साहब, ये मियाँ साहब की वापसी का फैसला होना है 2 से 5 अक्टूबर तक, नंबर 1। नंबर 2, चले मैं खोल रहा हूँ, मैं रस्सी खोल रहा हूँ, मैं खबर दे रहा हूँ, देख लें जिसकी रस्सी खोल रहे हैं भागी ना जाए। रस्सी भी खोल रहा हूँ इस खबर की और खबर भी दे रहा हूँ। बात यह है, मियाँ साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गए, मान लें। किस तरह माने? पहले आप मनवाएं, उस नुक्ते के ऊपर मनवाएं। एक तो कानूनी तौर पर ऐसा है ही नहीं। हाँ, तो फिर कैसे माने? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। अब मियाँ साहब एयरपोर्ट पे आए, अगर प्लेटलेस कायम दायम रहे और मियाँ साहब गिरफ्तार हो गए, ठीक है, मियाँ साहब को जेल जाना पड़ गया। चले ये फर्ज कर लें कि सॉफ्ट जेल का नाम दे दिया। जेल, अब जेल की कैटेगरीज भी है ना, सॉफ्ट जेल। मैं तो कहता हूँ कि अडियाला जेल भेजें, साथ वाले कमरे में रखें। यार क्या हो गया? वो तो रहे हुए हैं, उनका तो एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस वैसे नहीं ना रहे हुए। कैसे? एसी बंद हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि रोना शुरू कर दें, फला बंद हो जाओ। अब इन मामलात के ऊपर तो बहुत बहस मुबाहिसा हो चुका। छोड़ दे यार, मैं ना करे, मैं आप शायद उस वक्त रिपोर्टिंग नहीं करते थे, मैं रिपोर्टिंग भी करता था और मैं बीट भी करता था। आगे आगे ना करे ठीक है ठीक। फिर दिल है ना आपका। चले, बात यह है कि जेल चले गए, तो जिन लोगों को आपने अरबों रुपया जो खर्च कर रहे हैं आप रोजाना मीटिंगों में, जलसों में, बैनर, स्टिकर, पोस्टर और फला 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 फला, फिर जो मीनार पाकिस्तान पे आप एक मजमा इकट्ठा करेंगे, टिकट होल्डर से आपने कहा बंदे लेके आने जे। और मैं आपको जेन्युइन बात कह रहा हूँ, मुझे एक शख्स ने कहा, उसने कहा भाईजान, ये मैं मजाक से बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा भाईजान वैसे तो लोग बेचारे भुखते मारे कहते हैं भाईजान एक दिन ताड़ जावांगे, राती घर रोटी किवें खवावांगे, नौकरी तो जावांगे खवावांगे ना। उन्होंने कहा बनाया दसो ये जरा मजदूर है जरा सड़कों सुड़कों से बंद है, ये कि दिहाड़ी कितनी है? मैंने कहा यार सुना है 1500, 1600, 2000 तक भी है, राज मिस्त्री के लहदा पैसे हैं। मैंने कहा मर गए भाई फिर। मैं कहा क्या हुआ? कहता यार 1000 कितों लवांगा। मैं कहा यार बेफिक्र होके आप काम करो, जो 1.5 साल आप लोगों ने लगाया है ना, उसमें सारी कौम ही बेकार बैठी है, आपने सारी कौम को बेकारी बना दिया है। ये जो 1.5 साल आपने लगाया है वो सारी कौम को आपने बेरोज़गार और बेकारी बना दिया है। यासर इस बात पे मुस्कुराता है कि बड़ा इनाम दिया इन्होंने कौम को। मैं क्यों मुस्कुराऊं? मैं इस कौम से नहीं, मैं हमसाया कौम से हूँ, मैं भी तो इसी कौम से हूँ सर। नहीं, लीडर आपके थे ना। अच्छा, वो कहते हैं जी फिर उसके बाद क्या होता है यासर साहब? वो शख्स कहता है जी ये कन्फर्म, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, वो मुझसे कहता है, आज की तो आपको बात बता रहा हूँ, तो मुझे कहता फिर मुझे ये तो बता दें मियाँ साहब आ रहे हैं। मैं कहा यार साबिक है मैंने तू, और इतना तो उनका करीब, मैं तो तुम्हें समझता था, तस्वीरें भी तो हर तीसरे दिन किसी ना किसी टीवी चैनल पर किसी ना किसी रिपोर्टर के जरिए भेज देता है, और तो अचानक एक मिनट, लीडर मेरे, उनके रहनुमाओं से राब्ते आपके, मैं रिपोर्टर हूं ना, फिर आप स्क्रीन के ऊपर बैठ गए। हैरत की बात ये है वो दोबारा आपका फ़ोन कैसे उठा ले? मैं बताता हूँ, मैं इसलिए उठा लेते हैं। अब अभी बताया भाई किसको फ़ोन करो, मेरे पास मोबाइल आपके सामने उठा लेंगे। भाई मैं रिपोर्टिंग की है मैंने, या सर आप एंकर आए हो डायरेक्ट, मैंने रिपोर्टिंग की है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है। मैंने फील्ड में उनके साथ राब्ते किए हैं, मेरा उनके साथ राब्ता है, उन्हीं के अंदर से मुखबर से खबर भी मिलती है। मैं नाम नहीं ना लेता आप नाम तो यादव साहब वो किस्सा मुझसे जी के उन्होंने कहा जी मुझे ये बता दें कि मियाँ साहब आ रहे हैं। मैं कहा यार ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आप मुझे बता दें मियाँ साहब आ रहे हैं? तो आगे से उसने जवाब दिया मुझे, उसने कहा अल्लाह की कसम हमें भी नहीं पता, अभी तक हमें यही कहा जा रहा है कि आपको ख़त्मी, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ख़त्मी इतला आपको 10 अक्टूबर को दी जाएगी। तैयारियाँ रखें, ख़त्मी इतला 10 अक्टूबर को दी जाएगी। अच्छा, वैसे हैरत की बात ये मियाँ साहब ने पूछ के भी डरे हुए हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं यार, एक सवाल है ना उसमें, आप समझ नहीं आ रही। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कानून में एक चीज़ नहीं है। अगर कुछ कानून से हट के ये काम करेंगे, अगर इनको मैं कह रहा हूँ रिलीफ मिल जाता है, तो फिर सवाल उठेगा बहुत बड़ा कि ये किस तरह हो गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए मुझे नज़र नहीं आता ऐसा हो चाहे। नंबर 1। नंबर 2, ये पकड़े गए, ये जेल चले गए, जेल यात्रा शुरू हो गई। इसी दौरान में जो आपने मजमा इकट्ठा करना है, आपने मजमे को आखिरी दम तक नहीं बताना, जो मजमा आपने इकट्ठा करना है, फिर उस मजमे को कंट्रोल किस तरह करेंगे, फिर उस मजमे में तकरीर क्या होगी। तकरीर होगी कि निगरान सेटअप ने गिरफ्तार कर लिया, ये तकरीर करेंगे आप। तकरीर आप करेंगे कि जनाब उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। ज्यादती तो कौम के साथ की गई कि 1.5 साल जो आपने ज्यादती की, 1.5 साल में ये जो स्मगलर को पकड़े, ये डॉलर को नीचे लाने का काम जो निगरान गवर्नमेंट का, आप नहीं कर सकते थे? क्या आपको रास्ते का पता नहीं था? क्या आपको ये नहीं पता था किस गोदाम में कितनी बोरियां बनी है? क्या आपको ये नहीं पता था कि हवाले हुंडी का काम कहाँ पे होता है? क्या आपको नहीं पता था डॉलर कौन छुपाता है? क्या आपको नहीं पता था कि 2 दिन पहले आप ही के लोग फोन करके कहते हैं जनाब आज डॉलर बेच दो और आज डॉलर खरीद लो? तो फिर वही बात हो गई। क्या आपको नहीं पता होता था 3 दिन पहले पेट्रोल पंप माफिया को इतला दी जाती थी कि जनाब पेट्रोल इतना महंगा होना है या इतना सस्ता होना है? तो फिर आप तो वही बात हुई ना, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो फिर मुझे बताए ना, फिर मैं तो कहता हूँ यार, मैं तो दुआ करो या अल्लाह आज के दिन की निस्बत से जिसने इस मुल्क को लूटा है, जो उसका शरीकेकार है, जो उसका सहूलतकार है, जो जहां जहां भी सहूलतकार है, जो जहां भी बैठा है, मेरे मौला उसको उसकी इबरतनाक सजा दे, ताकि ये मेरा मुल्क कलमा तैयबा की बुनियाद पे बना है। इस मुल्क का आज भी आम आदमी, आप जैसा मेरे जैसा गरीब आदमी, मिडिल क्लास, सफ़ेद पोश इस मुल्क के लिए दुआ करता है। अमीर दुआ करता है पैसे कमाने के लिए, वो अमीर जो सियासत में है, वो अमीर जो गैर कानूनी काम करता है, वो पाकिस्तान से बाहर अपना सरमाया बनाता है। यासर साहब, मैं आज अगर आपको चले कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आपको पता है मैंने तो वो लिस्ट निकाली है। कौन सी? ये पहले मैं आपको एक खबर दूँ। जी जी। ज़रा मेरी गुजारिश होगी मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आला पंजाब हैं, और जनाब वज़ीर आज़म साहब तो पाकिस्तान में नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, ये पंजाब का मामला है, आपसे गुजारिश होगी, और आपसे मुझे उम्मीद भी है कि आप इंसाफ करते हैं, मुझे यकीन भी है कि आप इंसाफ करते हैं। ज़रा ये तो देखें, वो इंजेक्शन जिससे आंखों की बिनाई ख़त्म हुई है यासर साहब, उसका एक लाइसेंस जारी हुआ, NOC जारी हुआ, वो किस सेक्रेटरी ने किया और किस बुनियाद पे किया? वो अभी हुआ? नहीं, काफ़ी देर पहले हुआ, कानूनी तौर पे नहीं हो सकता था। अच्छा। और वही शख्स निगरान हुकूमत में? ना, निगरान हुकूमत से पहले हुआ। और वही शख्स अब भी अगर निगरान हुकूमत में लगा हुआ हो सरकारी सतह पे, अब भी अगर उसके पास में सारा कुछ हो, तो फिर कौन पकड़ेगा मुजरिम को? इतनी तहकीकात तो डॉक्टर साहब को भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्हें इतना तो इल्म होना चाहिए। डॉक्टर साहब को चाहिए, डॉक्टर साहब को इल्म है सारा। तो डॉक्टर साहब सिफारिशात फिर रखे हैं डॉक्टर साहब के इल्म कोई नहीं करेगा यार, ब्यूरोक्रेसी बहुत तगड़ी है। मैंने तो सब एक बंदे से सवाल करना है, मैंने किसी से नहीं सवाल करना, मैंने मोहसिन नकवी साहब से सवाल करना है, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं, मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि वो टक्कर ले लेगा। मैं जानता हूं कि मोहसिन नकवी जो है साहब जो है वो खड़े हो जाएंगे। वही बात कर रहा हूं कि निगरान हुकूमत को कोई मफाद ही नहीं है ना। तो मुझे बताएं, मैं उन सेक्रेटरी का नाम बता देता हूं जिस मुल्क के अंदर तैनातियां पैसे दे के होती हों, जिस मुल्क के अंदर लाइसेंस पैसे दे के दिए जाते हो, लाइसेंस मेडिसिन का हो, बांटी वहां पे आंखों की बिनाई जो है छीनी जाए, लाइसेंस मेडिसिन का हो और वहां पे बांटी मौत जाए। जब इस मुल्क के अंदर, आज तो हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करेंगे, कल बताऊंगा मैं कितने सियासतदानों की कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना रॉ मटीरियल किसके जरिए कहां से आता है, कितना रॉ मटीरियल फ्रॉड के जरिए बेचा जाता है, कितना पैसा कौन कमा रहा है,
कितने हॉस्पिटलों में कितने सियासतदानों की नामों से मेडिसिन जाती है, बदनाम करते हैं ये दूसरे लोगों को, बाकी ये चीजें बाकी करते हैं। सबसे ज्यादा 2 बड़ी सियासी जमातें इसमें हैं जो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, जो इक़्तिदार में सबसे ज्यादा मजा लूटती रही हैं। पकड़े ना, आप बंद कर दें इंजेक्शन, रोक दें इंजेक्शन, सारा कुछ कर दें। आप कहा जा रहा है जनाब उसके नोटिस में नहीं था, उसके रेफरेंस से किसी ने साइन कर दिए, मान लिया जी, उसके पीए ने साइन कर दिए, मान लिया जी, उसके उसके डिप्टी सेक्रेटरी ने साइन कर दिए, वही करता होगा, ये भी मान लें। अगर ऐसा है तो जनाब कोई ना कोई तो आएगा ना जनाब। तो आप उस सीट पे लेने क्या बैठे थे? उसके बाद भी तो एक डॉक्यूमेंट्स होता है ना, एक फाइल बनती है ना, एक कागजात तैयार होते हैं ना, तो आपने उसको देखा क्यों नहीं? आपने उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? आपने उसकी तरफ नज़र क्यों नहीं दुहराई? आप सारे कह रहे हैं जनाब ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। उस वक़्त क्यों नहीं हुआ? उस वक़्त कहाँ पे चला गया? सवाल तो पैदा होते हैं, लेकिन मिर्चा मोहसिन नकवी साहब जिस दिन मुझे हुक्म करेंगे, मैं कह रहा हूं हुक्म करेंगे, हालांकि हमारा काम नहीं है, तो मैं नंगा कर दूंगा, सारा कुछ सामने रख दूंगा, डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां रख दूंगा। फिर क्या करेंगे? जिन उमूर की निशानदेही राणा साहब कर रहे हैं, निगरान हुकूमत को किसी से कोई गर्ज नहीं होता, ना कोई सियासी मफाद है, आप ही वो इकदाम उठा सकते हैं। मैं देख रहा हूं आधी रात को काम कर रहे हैं, ये बेइंतहा काम कर रहे हैं, कोई एक्शन होना चाहिए। मैं ये भी बता दूंगा, कल के प्रोग्राम में करेंगे डिस्कस, ये भी बता दूंगा आज भी किसके कहने पे कितना फंड किसको मिल रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये भी हम कल बताएंगे। नहीं, ये फिर ब्रेक से पहले ही बताएंगे। ये ब्रेक से पहले, ब्रेक बाद में लेते हैं। फिर मैं आपको ये बता दूं जी, पंजाब के 112 अरकान असम्बली साबिक, हाँ साबिक ही हैं, अब मौजूदा कौन है, इंशाल्लाह साबिक ही रहना है इन्होंने। साबिक अरकान असम्बली के कहने पर उनकी स्कीमें मंजूर हुई हैं और उनको हाँ अब हुई हैं। ये पीपल्स पार्टी के राना फरूक सईद साहब जो सदर है पंजाब के, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। मेरे पास तो बहुत सी चीजों के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। तो मुझे बताएं किस मुल्क के अंदर ऐसा होता है, किस मुल्क के किस कानून में ऐसा होता है? मैं आपको एक मजे वाली बात बताऊं, आप कह रहे हैं गुलाम मोहिउद्दीन दीवान है, हाँ जी, कश्मीर के पार्लिमानी असम्बली है, कश्मीर की है ना, असम्बली के MNA है। वो 2 गलियां बना रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग आगे उन्होंने गलियां बंद करवा दी। अच्छा, कुदरतन मैं भी वहीं पे करीब रहता हूँ, शोर मचा, हम भी गए, हमने क्या हुआ यार? उन्होंने कहा जनाब नहीं, इसके फंड हमने मंजूर करा लिए हुए हैं, गलियाँ ये बना रहा है, इसने कश्मीर के फंड से पैसे लगा रहा है, तो हम ये नहीं होने देंगे। मैं कहा यार गली बनने दें, 2 गलियाँ हैं, पाइप डलने दें, बनने दें, आपका क्या जाता है? उन्होंने कहा जाता तो हमारा बड़ा कुछ है जनाब, फिर साडा काम कितने जाएगा? मैंने कहा आपको फ़ंड कहाँ से मिले? तो उन्होंने कहा जी हमें फ़ंड कहाँ से मिलने हैं, हमें फ़ंड वहीं से मिल रहे हैं जहाँ से मिलने चाहिए। फिर ना खोले ना वो की कहते हैं कुछ ना बोल। सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे सबके साथ मुनसिफाना सलूक होना, किसी की जानिबदारी नहीं होनी, और जानिबदारी जब नहीं होनी तो फिर ये फंड्स किस तरीके से जारी हो रहे हैं और किन हलकों में लग रहे हैं, ये एक बुनियादी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन इश्यूज़ पे मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शेबदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आने वाले दिनों में इलेक्शन की तैयारियां, उसी इलेक्शन की तैयारियों में हर जमात का अपना अपना नैरेटिव। माजी करीब के अंदर इत्तेहाद भी रहा, लेकिन इत्तेहाद इंतखाबात में मुखालिफत के अंदर तब्दील होगा, क्योंकि बयानिया सबका मुख्तलिफ है, मैनिफेस्टो मुख्तलिफ है, तमाम जो जमातें हैं उनका नज़रिया मुख्तलिफ है। तो उसी नज़रिए में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जो कंपेन चलाएगी, वो कंपेन सिंध के अंदर मुखालिफ इत्तेहाद बन रहा है, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर से अफराद की शमूलियत भी कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा देख के आ रही है। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब माजी करीब के अंदर कर रहे थे, क्या अभी भी उस बात के ऊपर कायम है? इसी में बात करेंगे साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बुखारी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, बात का आगाज लेवल प्लेइंग फील्ड वाले सवाल से होता है।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने माजी करीब में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो कहते थे कुछ बातें हमें नहीं पता लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को पता है। क्या अब उस नजरियात में तब्दीली आ चुकी है या अभी भी उसी पे कायम? शुक्रिया। गुजारिश है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हमने जो बात की थी वो इस पोलिटिकल प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है, और वो जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे उसकी भी जरूरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए मांगती है, दीगर सियासी फोर्सेस के लिए भी वो चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये महसूस किया और उसकी सीसी में हमारे मेंबरान ने बहुत सारा अपना कंसर्न शो किया, अपनी रिजर्वेशन बताई, तो वो हमने इख्तियार दिया जनाब आसिफ जरदारी साहब को कि वो कंसर्न लोगों से इस बारे में गुफ्तगू करें और ये जो कंसर्न हैं या रिजर्वेशन हैं उनको रिड्रेस होना चाहिए। और वैसे तो आप देख लें कि जो कैबिनेट है उसकी कंपोजिशन देख लें, किस जमात का कितना शेयर है, कौन लोग बैठे हुए हैं, कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है। गवर्नर्स देख लें आप, पंजाब में गवर्नर किस जमात का बैठा है, JUI में का गवर्नर कहाँ बैठा हुआ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो किसी प्रोविंस में गवर्नर नहीं बैठा हुआ, दीगर जमातों में बैठे हुए हैं। इवन आप देख लें उधर बलूचिस्तान में जो गवर्नर बैठे हुए हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए हमने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की, और पाकिस्तान के अवाम को ये मौका मिलना चाहिए कि वो नुमाइंदे आज़ादाना तौर पर मुंतखब कर सके। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल बिलाशुबा हो रहे हैं पंजाब में, बाकी जगह भी जेबें भी बहुत सारी सम्मिलित हुई हैं, और ये तो शामिल होने वाले की चॉइस है कि वो किस जमात से अपनी सियासत करना चाहता है, किस जमात के टिकट पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है। तो ये इलेक्शन के करीब जो इस किस्म के मामला चलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के साथ। अच्छा नैज़ भट्ट साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आप कानून को बड़े करीब से देखते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, एक अच्छी बात है, आना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मियाँ साहब की जो कानूनी पोजीशन है उसके मुताबिक कानून के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी जो है, सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी, उनको बेल नहीं मिलती, इंटरम बेल, और इनकी गिरफ़्तारी होगी उसके बाद, क्योंकि ये पेश होंगे आके अदालतों का सामना करेंगे, फिर अपने आप को केस रीओपन होता है या जो भी मामला होता है उसके बाद जाके कुछ होता है। आप आइन के और कानून के मुताबिक क्या समझते हैं, ऐसा ही है? देखिए जी, पहली बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि बेल नहीं मिलेगी वो अदालत का इख्तियार खुद दोहरा इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, वो तो अदालत फैसला करेगी ना, इन्होंने तो फैसला नहीं कर रहे ना। ये तो एक अपनी राय दे सकते हैं। ठीक। दूसरी बात ये बिलाशुबा कि प्रोटेक्टिव बेल्स मिलती रही हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, और वो बेलें बिल्कुल मिली हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, और मियाँ साहब जो हैं वो कन्विक्टेड एक्यूज्ड हैं। इसलिए ये सवाल बुनियादी तौर पर वही है कि वो अंडर ट्रायल नहीं है, कन्विक्टेड हैं, तो उनके बारे में क्या मंजरनामा तब्दील होगा? देखो उनकी है कि उसमें बेल मिलती हुई थी है कि बेल सच नहीं थी, उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया जाता है, और मियाँ साहब की सजा सस्पेंड हुई थी, इसलिए बैरून मुल्क गए थे और अदालत की इजाजत से गए थे। अदालत ने उनकी एग्जेक्टिव ऑर्डर की बुनियाद पर तो नहीं गए, वो गए तो बाहर थे कि कोर्ट के एक ऑर्डर के नीचे एक गारंटी दिया, मेडिकल ग्राउंड्स उनकी जो कन्विक्शन थी उसका सेंटेंस जो है सस्पेंड, अब वो भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए थी, वो पीरियड गुजर चुका, और फिर वो जो सजा सस्पेंड हुई थी वो उसका बेनिफिट इस स्टेज पे तो नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि एक लिमिटेड पर्पस के लिए थी, लिमिटेड पीरियड के लिए थी।
ऑब्वियसली उनको कानून के जो तकाजे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। फिर वो अदालतें उनको कैसे ट्रीट करती हैं, और उसके बाद फिर एग्जेक्टिव ने तो ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट करना है जो कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है। नैयर बुखारी साहब, अगर मौजूदा मंजरनामा देखा जाए, वो लोग जो माजी करीम में बलूचिस्तान से आपकी पार्टी में शामिल होना चाह रहे थे, क्या उन लोगों की अभी भी राय ये है कि इरादा तब्दील हो चुका? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पर बिलीव करती है कि पोलिटिकल पर्सनैलिटीज बिलखुसूस बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि वहाँ की सियासी शख्सियात मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहती हैं और वो शामिल होती रहती हैं, और वहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें ट्राइबल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में। अर्बन में थोड़ी पोजीशन डिफरेंट होती है। तो जो लोग हमें अप्रोच करते हैं, हमें बिल्कुल उनको एवेल्यूएट करते हैं। हम अपनी प्रोविंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़रूर ऑन बोर्ड देते हैं ताकि उनको ऑन बोर्ड लिया जा सके, और फिर हम जो मुझे करते हैं, मैं बिलाशुबा शख्स हर वो शख्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किसी प्रॉमिस में होता है, ऑब्वियसली मैं प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड लेता हूँ, उनकी कंसल्टेशन से हम शामिल करते हैं। तो अगर जो लोग हमें शामिल करना चाहेंगे तो मेरी जो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसकी क़यादत के साथ, मशावरत के साथ उनको शामिल करेंगे। अच्छा भारी साहब, क्या कुछ दिनों तक मियाँ साहब की आमद के से पहले नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का कोई राब्ता मुमकिन है? सुनने में आ रहा था कि दोबारा कोई बर्फ़ पिघल रही है। जी ये देखना मतलब है कि दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। बात है पॉलिटिकल लीडरशिप में राब्ते रहते हैं और होने भी चाहिए, मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ। वो जो स्टबर्न एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में होते हैं। तो पॉलिटिक्स में मशावरत, गुफ्तगू शनीद, ये तो बुनियादी तौर पे बिल्कुल सियासत का एक हिस्सा है, और जो फोर्सेज डायलॉग पे बिलीव नहीं करते ना सकते वो पॉलिटिक्स और जमहूरियत पे यकीन नहीं करती। तो पॉलिटिक्स पे आप चीज़ों को रूल आउट तो नहीं कर सकते। सर्टेन ओकेजन्स होते हैं, ऐसे ओकेजन्स, ऐसी सर्कमस्टांसेस सामने आ जाते हैं कि गुफ्तगू हो जाती है। और हमारा इलेक्शन अलायंस खत्म नहीं है उनके साथ, हम उनके साथ अलायंस में जरूर से गवर्नमेंट है, लेकिन उस वक्त भी हमारी ये कोई कमिटमेंट नहीं थी कि हमारा इलेक्शन अलायंस होगा। तो भी हमने कैटागोरिकली कहा, बिल्कुल उनके भी उनसे भी कहती कि हम शायद एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन लगे, बल्कि हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, ये सिंध में कोई मंजरनामा तब्दील भी हो सकता है, क्योंकि आपके मध्य मुखालिफ MKM, PMLN, JUIFA, GDA वो सारे इल्हाक कर रहे हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि वो इल्हाक टूट जाए और कुछ जमातों की हिमायत आपको हासिल? देखिए जी, पोलिटिकल प्रोसेस है, तो बहुत सारी चीजें जो आप अभी पूछ रहे हैं कि भाई कितनी मेच्योर हो, तो ये मैंने कहा ना कि सियासत का गुफ्तगू शनीद आखिरी वक्त तक रहती है। आप देखते नहीं, कई लोग कंटेस्ट कर रहे होते हैं, नॉमिनेशन पेपर फाइल्स भी होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग किसी बात हो जाती है तो विड्रॉल आ जाता है। तो पॉलिटिक्स में तो ये बातें रहती है, लेकिन अभी ये सारी बातें प्री मेच्योर है। जब तक कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आई थी, उस वक्त तक तो मैं तो कोई कमेंट करने को तैयार नहीं। ठीक, जब तक गुफ्तगू शनीद मुकम्मल नहीं होती तब तक इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले कोशिश की थी, प्रोड्यूसर साहब को भी कहा था कि राबिता कर लें, लेकिन राबिता हो नहीं सका। एजाजुल हक साहब जो मुलाकातों के लिए निकले, वो किस प्लान के तहत निकले? देखिए जी, आजकल 3 लोग हैं जो मुलाकातों के लिए निकले हुए हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और अब निकल आए हैं एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब की पहली मुलाकात हो गई है जी चौधरी शुजात हुसैन साहब से, और उस पर उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए मुल्क की मौशियत के हवाले से, ये एजाजुल हक साहब ने कहा है। दूसरा उन्होंने जो सवाल कहा कि जी जिन्होंने गलतियाँ की हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अब माफ़ी मांग कर कौमी धारे में आकर इलेक्शन में आना चाहिए, और फला 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 फला। अब एजाजुल हक साहब निकल आए हैं बाहर, एजाजुल हक साहब आ गए हैं। क्या यही एजाजुल हक साहब
मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगे और क्या मुस्लिम लीग नून इनसे मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एजाजुल हक साहब के मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक जो बयानात हैं वो तो अभी हाथ की मेहंदी नहीं उतरी ना, अभी इतने पुराने भी नहीं। लेकिन ये आपने नईर बुखारी साहब को भी सुना है ना, वो अभी बयानात एक दूसरे के मुखालिफ दिए हैं। उन्होंने ये कहा लंदन में बैठे हुए वाले ने लाड़काना को उसका हक नहीं दिया, तो अभी वो कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है। तो जब इधर हो सकती है तो उधर नहीं हो सकती। भाई बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक जमात है। एजाजुल हक साहब, शेख रशीद साहब ऐसी जमात के लीडर हैं जो जिनका सेक्रेटरी, आप एजाजुल हक साहब का सेक्रेटरी कौन है? एजाजुल हक साहब वो एक अलग से एजाजुल हक साहब। अच्छा चले, वो भी इनके जमात के सेक्रेटरी हैं। हाँ जी। शेख रशीद साहब, एक चौधरी साहब है ना जो हैं सदर हैं, एक एजाज साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं, और एक हक साहब हैं जो उनके डिप्टी सेक्रेटरी। इसके अलावा वज़ीर इत्तला जो हैं वो फिर चौधरी एजाजुल हक साहब। इसके अलावा कोई चीज़? कितने लोग हो गए? 4 और कोई बाकी कारकुनान हो गए। अच्छा, अल्लाह करे। अच्छा, इसी तरह शेर रशीद साहब के हैं। ठीक, बात बड़ी सिंपल सी है। इस सारे सियासी डायलॉग के लिए ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जिसको तमाम सियासी जमातें काबिल कबूल समझें, जिसके रूट्स तमाम सियासी जमातों में हों, जो सियासी जमातों के हवाले से ये कहा जा सके कि कोई एक शख्स है जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जैसा रोल अदा कर सकता है। वो हो सकते हैं? नहीं। शाहिद खान अब्बासी साहब? शाहिद खान अब्बासी साहब भी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? उनको उनकी अपनी जमात नहीं मानेगी। यार क्या कह रहे हैं यासर साहब, मुझे नहीं समझ आती है आपकी। शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ सबसे पहले उनकी अपनी जमात है। और मरियम साहिबा 12 अगस्त को जलसा करने गई थी मरी में, कि शाहिदा खान अब्बासी के हल्के में जलसा करने गई थी कि उनके मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ना आपकी लीडर ने, तो वहां पे जलसा नहीं हो सका क्योंकि मरी के लोगों ने क्लियर कह दिया कि हम शाहिदा खान अब्बासी के साथ खड़े हैं। ठीक है, जिस शख्स ने इतना गुस्सा ना गुस्सा नहीं, मैं सच्ची बात करता हूँ, कूल डाउन हो जाता यार। आप जानबूझ के छेड़ते हैं। चौधरी निसार साहब को बुला लें। चौधरी निसार साहब को आपकी लीडर पसंद नहीं फरमाती, मेरी लीडर परवेज रशीद पसंद नहीं फरमाते। उसके बाद आप आ जाए मुफ्ता इस्माइल साहब, वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसमें मुशाहिद हुसैन सैयद एक नाम है। अच्छा, चल। मुशाहिद हुसैन सैयद एक ऐसा नाम है जो बेहतरीन तरीके से रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, अब देखना ये होगा कि क्या जो भी शख्स आगे लगता है उसके पीछे कोई तगड़ी थपरी है, उसके पीछे बैकस्पोर्ट है। वो बैकस्पोर्ट हो तो फिर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मिल बैठ के बातचीत कर सकती हैं, और ये जो हब्स की फ़ज़ा है इसको कम किया जा सकता है। नाज़रीन, कहते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मंजर में मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शेवदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, अगर मौजूदा मंजरनामा देखा जाए तो इतलात तो ये हैं कि किसी की नशिस्तें जो हैं उसको लेके उन्हें परेशानी लाहक है, किसी को बनते हुए इत्तेहाद की वजह से परेशानी लाहक है, किसको माजी की इत्तेहाद की वजह से परेशानी लाहक है कि उसका मलबा हमारे गले में पड़ रहा है। तो मौजूदा सूरत हाल में नून लीग ने अभी जो अपनी एस्टिमेशन लगाई है, ज़राए ये भी बताते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, जो सर्वे करवाए गए हैं, नून लीग ने अपने तईं जो सर्वे करवाएं उनकी रिपोर्ट्स भी मियाँ साहब तक पहुँची हैं, तो उसको लेके पार्टी पॉलिसी जो है वो कई कश्मकश का शिकार है। वो देखे ना, नून लीग ने कराया कुछ सर्वे नून लीग के चाहने वाले एंकर्स ने करवाए, कुछ सर्वे नून लीग के चाहने वाले सोशल मीडिया ने करवाए, कुछ सर्वे जो है उन्होंने अपने तौर पे, और कुछ सर्वे एक वैसे न्यूट्रल सर्वे भी हुए। अच्छा, उनके अपने न्यूट्रल और उनके चाहने वाले एंकर्स के सर्वे, तीनों में वो बेचारे पीछे थे और पीटीआई आ गई थी। अच्छा, जो तमाम टीवी चैनल पे चले भी, ये सियासी मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। और हमारी आर्मी की पोजीशन पहले से लोगों ने उस लाइक्स में इंतहा कर दी। अब सियासत में मियाँ साहब के लिए तो बड़ी परेशानी आ गई। मियाँ साहब के लिए इतनी परेशानी आ गई, जब सर्वे उनके पास पहुँचे हैं, ज़राए जो बात गुजार रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तान आओ, वो हमारे पास है नहीं ना मियाँ साहब की वो फुटेजें जिसमें अक्सर होता था कदम बढ़ाओ मियाँ साहब
हम पीछे मुड़ के वेख्या पीछे मुड़ के वेख्या है ही कुछ नहीं। तो अक्सर ऐसा होता रहा ना बेचारों के साथ। तो सुना है कि अभी उन्होंने किसी को कहा कि मेरे नाल एनजी होना जे, मेरे नाल एनजी होना जे, तो ये ना हो कि मैं पीछे मुड़ के वेखा तो लभे कोई ना। तो ये तो यासर साहब ये तो क्लियर है, बड़ा क्लियर है। क्योंकि ऊपर से वो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कह दिया ना कि वतन वापसी पे नवाज शरीफ से क्या सलूक होगा, ये सवाल का जवाब जो है वो अदलिया के पास है। भाई बात ये भी उन्होंने कह दिया है, उन्होंने और भी जो चीज़ें कही हैं वो भी सारी आपके सामने है। बात यह है कि सबको कानून का सामना करना पड़ेगा। अब भी जो लोग गिरफ्तार हैं कानून का सामना कर रहे हैं, जो नहीं गिरफ्तार अब भी उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, 1 मिनट से पहले ना वो उठते हैं कुछ लोग कहते हैं जी हमजा शहबाज साहब और इसाक डार साहब जब आए थे तो उनको बेल, भाई उनका और इनका स्टेटस पे फ़र्क तो देखें। सज़ा याफ्ता, इजाज़त लेकर 4 हफ्तों की जाने वाला, 2 केसेस में सज़ा हुई है, इश्तिहारी है, उनके स्टेटस में और इनके फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। इनके लिए कानून क्या कहता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जुर्म साबित हो चुका है, उनको सजा हो चुकी है, उसके खिलाफ उन्होंने अपील की, अपील उनकी खारिज हो गई, उन्होंने फिर अपील की, आखिरी अपील भी उनकी खारिज हो गई और उसके बाद सजा बनती है। अगर आप कहते हैं जनाब हमने कानून पास करा लिया जिसके मुताबिक 5 साल सजा, इससे ज़्यादा नाअहली नहीं है, तो फिर आप कानून के मुताबिक क्यों नहीं देख रहे कि जेल में 5 साल रहना ज़रूरी था। आपने जेल काटी है 1 साल कागजों में, या 6 माह या 8 माह या 9 माह। लेकिन साहब ये बाद की बातें हैं, बकिया सजा तो अभी बाकी है ना, वो 5 साल तो नाअहली वाली है। और सर जी मैं तो उसी तरफ आ रहा हूँ ना, नाअहली वाली गाल है ना, मैं कह रहा हूँ 5 साल उन्हीं पे आ जाए ना, 5 साल भी पूरे नहीं ना हुए यार, कैसे पता नहीं 5 साल निकाल, अभी पीछे भी तो 5 साल बाकी है ना। और भाई उस 5 साल को छोड़ दे, मैं कह रहा कानून पास हो गया, मान ले उनका कानून पास हो गया, मान ले उसी कानून पे अमल दरामद हो गया, तो मियां साहब 4 साल तो आप लंदन रहे हैं, कोटलाकपल जेल में नहीं रहे, अटक में नहीं रहे, अडयाला में नहीं रहे, और वो जेल नहीं थी जहां भी आप रहे हैं। जाने से पहले आपकी पोजीशन क्या थी और जहाज में बैठते पोजीशन क्या थी, हमने नहीं कहा, लोगों ने आपकी बड़े बड़े होटलों में तस्वीरें डाली हैं, लोगों ने आपके बर्गर खाते हैं और कहीं सेट्स पार्टी करते तस्वीरें डाली हैं, लोगों ने आपकी तस्वीरें भेजी हैं सोशल मीडिया पे कि आप इटली कहां जाते हैं, आप किस मुल्क में गए हैं, आप कहां पे रहे हैं। भाई आप दुरुस्त हो गए। पहला कानून, पहले मैं तो समझता हूं कानून का इम्तिहान है, उस जज साहब का इम्तिहान है जिन्होंने एक 50 रुपए के स्टाम्प पे ये सब कुछ कहा। वो पूछे कि जनाब आप मान लें 4 हफ्तों से ज़्यादा लग गया आपको टाइम, आपके वकील साहब ने एक स्टाम्प दे दिया कि जनाब इनकी बीमारी तो ठीक हुई है 3 साल बाद, ओके जी ठीक है, लग सकती है बीमारी, अल्लाह सेहत कामला ताहियात आप फरमाए। 3 साल बाद अगर ठीक हो गए, उम्रे पे जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, जिनेवा जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, यूरोप की सैर कर सकते हैं। तो ये मुल्क जिसने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया, ये मुल्क जिसने उन्हें इज़्ज़त दी, ये मुल्क जिसने उन्हें शोहरत दी, ये मुल्क जिसने उन्हें दौलत दी, ये मुल्क जिसमें जो उनकी पहचान है, इसमें आप क्यों नहीं वापस आए भाई? आपने अदलिया से झूठ बोला, आपने अदलिया से फ्रॉड किया, तो अब तो बनता है ना यासर साहब, अब तो बनता है, सवाल बनता है कि शहबाज शरीफ साहब आप भी आए ना जरा, आप जाकर मिलकर आते थे, आपकी मुलाकात होती थी, आपको पता था तंदुरुस्त हो गए हैं, तो आप गारंटेड थे, आपने उन्हें वापस पाकिस्तान क्यों नहीं लेके आए? आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान वापस आओ? लेकिन क्योंकि वो समझते हैं कि आपकी तरह है ना, वो भी जरा तगड़े, मैं तो कम वो समझते हैं मैं कम अकल हूं, नहीं मेरे साथ नहीं मिला, मैं कम अकल हूं कि तो आप फिर कहते अपना नाम राजा राज रख ले। चले इस तरह कर लेना, रख लेना, चले रखें, पाकिस्तान की चले तलाल जो रख लें। पाकिस्तान की अपोजिशन इतनी भी कम अकल नहीं है राजा। ना करें, अपोजिशन अवाम होती है, मैं अवाम में भी खुद को उतना शुमार नहीं करता, मैं तो कम फहम हूँ, मैंने बताया है कि मैं लोगों की राय आपके सामने ला के सीरियस है गुफ्तगू है कि बात यह है कि अब तो इम्तिहान है, अब पाकिस्तान की आला अदलिया का इम्तिहान है,
और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है वो ये देखना चाहती है कि क्या इंसाफ, और मुझे यकीन है कि जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने डट के बात की है, खराब किया है, मुझे यकीन है कि आवाज़ आएगी। मुझे यकीन है कि कानून बोलेगा। मुझे यकीन है। आप क्या समझ, अच्छा इसमें एक आदमी फंसता है, ये तो बड़ी गलत फहमी है किसी की। हाँ, इसमें तो टोला अगर फंसता है। जमानत खारिज होने पर, जमानती भी किसी के बेच ना होने पर जमानती गिरफ्तार हो सकता है, तो अब क्या जमानती गिरफ्तार नहीं हो सकता? क्या अब जमानती के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? क्या अब जमानती पर ऑब्जेक्शन नहीं रख सकती? क्या अब उसके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद नहीं हो सकते? आप ये तो कह देते हैं पिटीशन में, जनाब इसने यहां से हलफ यहां पे लिख दिया है, इसलिए जनाब इसको नाहिल करार दे दे। तो जिस शख्स ने अदालत के आगे गलत बयानी की है, जो अदालत के हुक्म की पैरवी नहीं करवा सका, मैं कह रहा हूं बीमार रहते तो आपके पास एक था, जब तंदुरुस्त हुए, सबसे मुश्किल काम दुनिया में, सबसे बड़ी मुशक्कत पता क्या है? हज और उम्रा। अल्लाह की ज़ात इस पे बाकायदा आपको, आपकी जिस्मानी ताकत होती है ना यासिर साहब, उसका एक चीज़ होती है, हिस्सा होता है, उसका इम्तिहान होता है, मेहनत होती है, मुशक्क़त होती है, इबादत होती है, उसी का अजर मिलता है। तो वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद फिर दुबई चले गए आप, और दुबई से 2.25 घंटे की फ़्लाइट है। आप चार्टर कराएं, आपको क्या परवाह, आप 1.25 घंटे में पहुँच जाएँ। यहाँ पे हब्स सुनने लग रहा था इसलिए नहीं आया। तो हब्स की दुनिया देखें, हब्स में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, लेकिन अब तो वो मुवाफिक, उनका मुवाफिक नहीं ना। अब पूरी कौम जिसको हब्स ले लगा गए हैं ना, पूरी कौम को जो ये हब्स में मुब्तला कर गए हैं, अगर आप ये समझें कि 86 का वक्त वापस आएगा, 82-83 का दौर वापस आएगा, तो ये सियासतदान के जहन से निकाल दें। आप हर शख्स जानता है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, किसने किसको मिला के लूटा है, कौन मुजरम है, कौन मुजरम नहीं है, किसने महंगाई की है, किसने स्मगलिंग की है, किसने डॉलर छुपाए हैं, किसने रोटी लोगों से छीनी है, किसने एजुकेशन छीनी है, किसने मेडिसिन महंगी की है, किसने एजुकेशन बेची है, ये सब कुछ लोगों को पता है। भाई 5 करोड़ से जायद नौजवान वोटर है, नौजवान वोटर। और उन बात आज सुन लें, एक नया तज्जिया जो रिपोर्ट आई है, उन 5 करोड़ से जायद जो वोटर हैं, उनमें से 4 करोड़ 26 लाख वोटर वो हैं जो रोजाना सोशल मीडिया इस्तेमाल देखते भी हैं, जिनके पास मोबाइल हैं, जो एजुकेटेड है। ये नहीं है कि मोहम्मद फलाने का बेटा भैंसे चलाता है, उसको मोबाइल चलाना नहीं आता। अब आपसे मुझसे ज्यादा उनके पास मोबाइल चलाने के तरीके आते हैं। अब वो देखते हैं कि जनाब मोबाइल में क्या हो रहा है, और ये बाकायदा रिपोर्टेड हुआ है कि जनाब इसलिए तो जनाब परेशान बैठे हुए हैं ना बाहर, तो यह हो ही गया संडाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? ये जो पिछले दिनों उन्होंने अपने लोग साथ में लाए थे, उसके बारे में अब इबहम है, और अभी नए लोग फिर उनके साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा, कोई बड़ा नाम बता दे मुझे। मुस्तनसर हैं, मुस्तनसर जब्बार मंज और शेखुपुरा से चौधरी रिजवान। क्या है ये? पीटीआई के साबिक लोग हैं। पीटीआई के साबिक लोग हैं। क्या है ये? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। इनमें से कोई एमपी है? अब एमपी कौन है सर? मैं साबिक एमपी है। वैसा शख्स जिसके साथ 25,000 वोटर हो, मज़ा होता बाता, बात सुने मेरी, मज़ा होता बाता, आप उस नाम को शामिल करते जिसका नाम जीत की ज़मानत होती। इस तरह तो आप मेरे लिए एक पार्टी, मुझे बता दें, मैं एक पार्टी बना लेता हूँ, और जितने मेरे दोस्त रोज़ाना उनकी तस्वीरें लगाता हूँ, शमूलियत कराता जाता हूँ, कहता हूँ जनाब ये फैसल रशीद साहब हैं, जनाब ये फैसलाबाद की सबसे मारूफ तरीन शख्सियत हैं, ये शामिल हो गए, और इनके शामिल होने से जनाब बल्ले बल्ले हो गई। क्या बात यासर साहब, ये सियासी खेल खेलने वालों को अब कोई नहीं, आप सारी दुनिया को कर लें। एक खबर आपको दे दूँ, 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, सही, वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 2? हाँ, एक ही पार्टी से? एक ही पार्टी से, एक ही पार्टी से 2 लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत का मंजरनामा लम्हा ब लम्हा तब्दील होता जा रहा है। नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात होगी, लेकिन कल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।